हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच मी स्टडी। आज हम आरवीएससी का अध्याय 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है जल संसाधन एवं संरक्षण। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियां और उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों और अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि जल के बिना हमारा कोई भी कार्य नहीं होता, चाहे वो औद्योगिक हो, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे कि घरेलू के कोई भी कार्य हो। जो राजस्थान है, राजस्थान के अंतर्गत कुएं और नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। सबसे पहले है अपवाह तंत्र। धरातलीय बनावट और भूगर्भ संरचना के आधार पर किसी नदी व उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र कहते हैं या फिर प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। जैसे कि हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो राजस्थान के बीच में स्थित है, जिनका विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक भाग ये पश्चिम हो गया, एक ये पूर्वी हो गया। जो पूर्वी भाग है वो काफी हरा भरा मैदान है और जो पश्चिमी भाग है वो शुष्क और रेतीला मैदान है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अवरोध पैदा नहीं होता। इसकी वजह से बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पे शुष्क जलवायु है और शुष्क ही रेगिस्तान पाया जाता है। इस प्रकार जो अरावली पर्वत श्रृंखला है उसे राजस्थान की जीवन रेखा या फिर जल विभाजक रेखा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का अपवाह तंत्र किस किस प्रकार से है। अपवाह तंत्र को राजस्थान के 3 भागों में बांटा गया है: बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान की जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करेंगी उसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। जो नदियां अपना जल प्रवाहित करेगी उन्हें अरब सागर का अपवाह तंत्र कहा जाता है। और आंतरिक अपवाह तंत्र उनको कहा जाता है जो नदियां राजस्थान से किसी बिंदु से स्टार्ट होती है और राजस्थान में ही प्रवाहित होकर राजस्थान में ही विलुप्त भी हो जाती है, उन्हें आंतरिक प्रवाह तंत्र कहा जाता है। अब है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली जो बनास, सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में और अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। जो बनास नदी है वो पूर्वी राजस्थान में बहती है और कालीसिंध झालावाड़ के पास, पार्वती भी झालावाड़ बूंदी कोटा के पास बहती है। और जो ये नदियां हैं ये किसकी सहायक नदियां हैं, चंबल की नदियां हैं। तो चंबल नदी बाद में जो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी है उसमें मिल जाती है और यमुना नदी अंततः वो गंगा नदी में मिल जाती है और गंगा नदी वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस प्रकार इसे बंगाल की खाड़ी का तंत्र कहा जाता है। अब है अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल जो जो नदियां अरब सागर में अपना जल प्रवाहित करेगी उसे अरब सागर में कहा जाता है। जो पश्चिम के भाग में जो नदियां हैं जैसे कि माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और इसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। माही जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के में आंतरिक अपवाह तंत्र, ऐसी नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र। जैसे कि हमारी सिक्कर में है एक कांतली नदी है, तो वो सिक्कर और झुंझुनू सिर्फ 2 जिलों में ही बहती है और वहीं पे विलुप्त हो जाती है। में किन किन नदियों को शामिल किया जाता है, घग्गर को बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा
आदि नदियां आंतरिक प्रवाह तंत्र हैं। ये नदियां या तो राजस्थान के अंदर विलुप्त हो जाती है या फिर किसी झील में अपना जल उड़ेल देती है, जैसे कि जो ये रूपारेल और मेंथा जो नदियां हैं वो सांबर झील में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद है राजस्थान की प्रमुख नदियां है चंबल। चंबल नदी है, इसका जो प्रारंभ है वो मध्य प्रदेश के विंध्याचल से माना जाता है। विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं मध्य प्रदेश में, वहां से माना जाता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, क्योंकि यह 12मासी नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि पूरे साल भर बहती रहती है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करके कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में जो यमुना नदी है उसमें मिल जाती है। सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा, जो कोटा शहर है, वो भी चंबल नदी के किनारे पर ही स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है बनास। बनास नदी है जो राजसमंद जिले, राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियां स्थित है, से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। टोंक, सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियों में मैनाल, कोठारी जो कि भीलवाड़ा में है, बेड़च और खारी नदी है। बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। चंबल नदी तो बाहर से राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन जो बनास नदी है वो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि इसका उद्गम भी राजस्थान में ही होता है और राजस्थान में ही इसका अंत हो जाता है, जो आखिर में चंबल में जाकर मिल जाती है। उसके बाद है लूणी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती या सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर और जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है और वहीं पे यह विलुप्त हो जाती है। और इस नदी का पानी बाड़मेर की बालोतरा तहसील तक तो मीठा होता है, लेकिन उसके बाद खारा हो जाता है, इसलिए इस नदी को मीठी खारी नदी भी कहा जाता है। सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी और गुहिया आदि है। आप क्या करोगे कि आप हर एक नदी का प्रवाह क्षेत्र याद करोगे कि वह उसका प्रवाह कहाँ से लेकर कहाँ तक है, वो कहाँ से निकलती है और कहाँ पे उसका अंत होता है, या फिर वो किस नदी में जाकर मिल जाती है और वह किन किन जिलों से होकर बहती है। आप इसको भी याद रखोगे और उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आपको ये चीज़ें भी सभी नदियों की याद होनी चाहिए। हमारी जो नेक्स्ट नदी है उसका नाम है माही। मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से ही तो माही नदी का उद्गम होता है और मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से ही चंबल नदी का भी उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम व जाखम है। माही की जो सहायक नदियां हैं सोम और जाखम, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप याद रखोगे कि माही की सहायक नदियां कौन कौन सी है। माही, सोम, जाखम कहाँ से होता है ये याद रखोगे और किन किन जिलों में बहती है। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी एक ऐसी नदी है जो कि उल्टे यू आकार की शेप बनाती है राजस्थान के अंदर, क्योंकि यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में ऐसे बहकर वापस ऐसे चली जाती है, तो ये उल्टे यू आकार की शेप बनाती है। बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराठ पहाड़ी से होता है। अरावली में जो बैराठ यानी जो प्राचीन समय में जो विराट नगर होता था उसका नया नाम क्या है? बैराठ। तो बैराठ की जो पहाड़ी है उससे इसका बाणगंगा का उद्गम होता है और बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि इस नदी का उद्गम अर्जुन के द्वारा जो बाण चलाया गया था उस बाण के द्वारा हुआ था इसका उद्गम, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी का पानी भरतपुर के घना पक्षी जो भरतपुर का घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है उसमें नम भूमि का निर्धारण करने के लिए इस नदी का उपयोग किया जाता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। घग्गर इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक की श्रेणियों से होता है और जो घग्गर नदी है वो हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। अगर इस नदी में बाढ़ आ जाती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान में है वहां तक चला जाता है। इस नदी को प्राचीन में सरस्वती नदी का अवशेष या सहायक नदी माना जाता है। राजस्थान का मैप दिया हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि कौन सी नदी कहाँ पर है और उसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पर है और वह किस में जाकर मिलती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि इस साइड में आएगा अरब सागर और यहाँ पे आएगा बंगाल की खाड़ी। तो जो नदियाँ इस साइड की होंगी वो सारी अरब सागर में अपना जल उड़ेलेगी, साइड की होंगी वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलेगी। तो आप इसको याद रखोगे। अब है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। अब हमें उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी परियोजनाएं हैं राजस्थान के अंदर, उन पे कौन कौन से बांध बनाए गए हैं और उनसे किन किन जिलों को जल या विद्युत की आपूर्ति होती है। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन, पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है क्योंकि पानी से हमें बहुत प्रकार के उद्देश्यों की हमारे प्राप्ति होती है, तो इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इनको नदी घाटी परियोजना को क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में चंबल परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, बिसलपुर परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है। इस प्रकार और भी कई परियोजनाएं हैं। तो हम सबसे पहले चंबल परियोजना के बारे में पढ़ेंगे। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की यह संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। इसमें 4 बांध कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। फिर एक है राणा प्रताप सागर बांध, फिर है कोटा में है जवाहर सागर और कोटा बैराज। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो जिस ट्रिक से मैंने इसको याद किया हुआ है आपको मैं वो ट्रिक भी बता देती हूँ। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो गांधी जी हैं वो हमारे भारत में कम ही रहते थे, वो बाहर देशों में ज़्यादा रहते थे। इस प्रकार जो गांधी जी का जो नाम से बांध होगा वो हमारे राजस्थान में नहीं होगा, वो कहाँ होगा, सन से बाहर होगा। तो जो गांधी सागर बांध है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मैंने याद किया था कि जो राणा प्रताप है वो प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास में उनका राज्य था, मेवाड़ क्षेत्र में। तो इस प्रकार वहाँ पर जो बांध का नाम है वो भी प्रताप रख दिया गया था। और जो कोटा जिले में है वो आपको अब याद रह जाएगा कि जवाहर सागर और कोटा बैराज है। आप ये याद रखोगे कि गांधी कहाँ है, गांधी तो देश से ही बाहर है, तो हमारे राजस्थान से तो बाहर होने चाहिए थे। इस प्रकार वो राजस्थान से बाहर है, मतलब जो गांधी सागर बांध है हमारा वो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। और चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप का शासन होता था, इस प्रकार वहाँ पे जो बांध बनाया गया था उसका नाम भी राणा प्रताप रख दिया गया था। और कोटा में जो 2 बच गए वो आएंगे कोटा के अंदर जवाहर सागर और कोटा बैराज। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं मिलती है।
माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत व पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध होती है, क्योंकि जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश के से विंध्याचल पर्वत से निकलती है, लेकिन वो राजस्थान में ऐसे प्रवेश करके बाद में गुजरात में चली जाती है। तो इस प्रकार यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दो जिलों में ही बहती है, बाद में ये गुजरात में चली जाती है। तो गुजरात की और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना हो गई और यहाँ पे गुजरात व राजस्थान को ही इसका लाभ मिलेगा। अब है बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर कहाँ पे है? टोंक में है। जिले के टोडा रायसिंह नगर के बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया था। और इस परियोजना से राज्य के बिसलपुर टोंक के पास है, तो टोंक के आसपास के शहरों को इसका लाभ मिलेगा। तो टोंक के साथ साथ जयपुर और अजमेर को भी इसकी पेयजल की आपूर्ति होती है। उसके बाद है सरदार सरोवर परियोजना। अगर आपको ऐसा याद ना रहे कि यह परियोजना किस नदी पे है, तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। हम जानते हैं ज़्यादातर सरदार होते हैं, उन सरदारों का जो स्वभाव है वो कैसा होता है? नरम स्वभाव के वो होते हैं। तो इस प्रकार आप क्या याद रखोगे कि जो सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर, जालौर जिलों में सिंचाई व पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो सिर्फ दो ही जिले ऐसे हैं, बाड़मेर और जालौर राजस्थान के, जिनसे इनको पेयजल की आपूर्ति होती है। बाकी के जो जल है वो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बंट जाता है। इनके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में है जवाई नदी पर बनी हुई है एक परियोजना, जिसका नाम है जवाई परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी है, तो सोम नदी के ऊपर एक परियोजना बनी, इसका नाम है सोम कमला अंबा परियोजना। उदयपुर जिले में मानसी वाकल परियोजना का नाम है मानसी नदी के ऊपर मानसी वाकल परियोजना का निर्माण किया गया है। और प्रतापगढ़ जिले में जो जाखम नदी है, जाखम नदी पर जाखम परियोजना का ही निर्माण किया गया है। इसको याद करने में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जिस जो नदी है उसका जो परियोजना है उसका नाम भी उसी के नाम पर रखा गया है। जैसे कि जाखम नदी पर जाखम परियोजना, सोम पर सोम, मानसी नदी पर मानसी परियोजना, जवाई पर जवाई परियोजना। राजस्थान में प्रमुख जिले एवं संचय। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कि कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन व जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए। अर्णोराज थे, उन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। इस प्रकार जो जय सिंह थे, उन्होंने जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो आज हम इन्हीं कुछ जिलों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। उदयपुर में 14वीं से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। हम यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जन्ना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया। और इन झीलों का एक ऐसा तरीका अपनाया गया था जिससे कि एक झील का बारिश से पानी अगर ज़्यादा हो जाता था तो वो दूसरी झील में उसका पानी चला जाता था, और दूसरी झील में ज़्यादा पानी हो जाता था वो तीसरी में चला जाता था। इस प्रकार इन झीलों में पानी की आपूर्ति धीरे धीरे होती रहती थी। उदयपुर में बहुत सारी झीलों का निर्माण किया गया था। यहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं उदयपुर में, इसलिए उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, मतलब झीलों का नगर कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया था। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। अन्ना सागर भी अजमेर में स्थित है एक झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। राजसमंद जिले में भी एक राजसमंद झील है, जिसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौचौकी कहा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या होगा इसमें। आपको ये जयसमंद झील तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं इससे।
तो जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो जय सिंह जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1687 से लेकर 1691 तक करवाया था। और किस नदी पर है यह? गोमती नदी पर है। यह विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि मानव निर्मित है। अजमेर में एक पुष्कर नामक स्थान है जो कि जिनका धार्मिक अपना महत्व भी है। ब्रह्मा जी का धाम माना जाता है जिसे, तो उसमें उसका नाम था अर्णोराज या फिर अन्ना जी उनको बोला जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने ही यहाँ पे एक झील का निर्माण करवाया था जिसका नाम भी अन्ना सागर ही रख दिया था। सिरोही में जो माउंट आबू है उसमें एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। वो है राजस्थान की सबसे ऊंची झील है और जो प्राकृतिक है, मानव द्वारा निर्मित नहीं है। राजसमंद जिले में भी एक राजसमंद झील है जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी कहा जाता है। राजसमंद झील कहाँ पे है? तो राजसमंद में है और इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? नौ चौकी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बारासमंद, कायलाना, उमेद सागर, जैसलमेर में गढ़ीसर, डूंगरपुर में गैपसा, कोलायत है बीकानेर में, अलवर में है सिलीसेड आदि अन्य कई जिलों भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन है। इनमें से जो ये जैसलमेर में गढ़ीसर है इसको पूछा गया है, और डूंगरपुर में गैप सागर है इसको भी पूछा गया है, बीकानेर में कोलायत है इसको भी पूछा गया है, और अलवर में सिलीसेड को भी पूछा गया है। इसलिए आप इन सभी को अच्छे से ध्यान रखोगे। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जब राजस्थान में सिर्फ मीठे पानी की झीलें नहीं है बल्कि यहाँ पे बहुत सारी खारे पानी की झीलें भी पाई जाती है। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर, नागौर के मध्य सांबर झील है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाड़मेर में पंचपदरा है, नागौर में डीडवाना है, बीकानेर में लूणकरणसर है, जैसलमेर में पोखरण है, जोधपुर में फलोदी है आदि क्या है? खारे पानी की कुछ झीलें हैं। यहाँ पे कुछ मेवाड़ के जो राणाएं हैं उनके द्वारा जिन जिन झीलों का निर्माण किया गया था उनके बारे में बताया गया है। संरक्षण करना हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए राजस्थान में टांके, खड़ीन, विभिन्न प्रकार के तरीकों को काम में लिया जाता है। इसमें से एक तो होता है रूफ टॉप जल संचयन, एक होता है वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप का मतलब क्या होता है? जब बारिश होती है तो बारिश का पानी छत पे इकट्ठा हो जाता है, तो छत पे उस पानी को एक नाले के द्वारा या फिर कोई पाइप के द्वारा कुओं में इकट्ठा किया जाता है, तो उसे रूफ टॉप जल संचयन बोलते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग उसको बोलते हैं जब जो बारिश होती है उसका पानी भूमिगत तौर पर जब इकट्ठा किया जाता है तो उसे बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। ये तकनीकें बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। इसमें इम्पोर्टेंट लिखने के लिए यही है कि रूफ टॉप और वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जो इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, ऊपर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बनास किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? चंबल की। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित हुई थी? तो यह हुई थी बांसवाड़ा में। चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि बनास, काली सिंध, पार्वती, ये सारी कौन सी है? चंबल की सहायक नदियां हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन सी है? एक सोमकंबा अम्बला परियोजना, बिसलपुर परियोजना, माही परियोजना और चंबल परियोजना। बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनके आप नाम लिख सकते हो इसके अंदर। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर किसी भी लाइन में आपको कुछ मिस्टेक लगे या फिर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको ये भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।